हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉन्ग। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 10th साइंस के जो भी हमारी बुक में से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊँगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा आज का टॉपिक और आज की वीडियो भी आपके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा शुरू करते हैं। और जो जो मैं क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ उसके नीचे उसी के चैप्टर का नाम भी लिखा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? इसके प्रमुख प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। ये है हमारे चैप्टर नंबर 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये उस चैप्टर से है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ परिवर्तित होकर एक नए पदार्थ बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख प्रकार। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो होती है संयोजन अभिक्रिया। अर्थात संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उदाहरण CaO प्लस H2O ये निर्माण करेगा CaOH2। अब सेकंड है अपघटन अभिक्रिया। एक यौगिक विघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो हमारी होती है अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण CaCO3 CaO प्लस CO2। अब थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया। एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है तो होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। अब फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो यौगिकों के आयतन आपस में स्थान बदलकर नए यौगिक बनाते हैं। उदाहरण Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं। कौन सी अभिक्रिया में? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं। उदाहरण जैसे CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। यहाँ CuO का अपचयन तथा H2O का ऑक्सीकरण होता है। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ये हमारे चैप्टर 2 में से ही है जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अब इसका आंसर देख लेते हैं। अम्ल जल में H प्लस आयन देते हैं जबकि क्षार जल में OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O, जहाँ HCl अम्ल है और NaOH क्षार है, NaCl लवण है और H2O जल है। अम्ल की अन्य अभिक्रियाएं। धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उदाहरण Zn प्लस 2HCl जो कि ZnCl2 प्लस H2 होता है। सेकंड है धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। उदाहरण Na2CO3 प्लस 2HCl 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे नोट भी है तो नोट भी देख लेते हैं। नोट में क्या लिखा है? सभी अम्ल खट्टे स्वाद के होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं एवं फिसलदार होते हैं और क्षारों का जो स्पर्श होता है वो होता है चिकना। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में pH का मान होता है 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 3। धातु और अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अंतर बताइए। ये है हमारे चैप्टर धातु एवं अधातु से। उत्तर, धातु और अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। यहाँ पे एक साइड धातु है और एक साइड अधातु है और इन दोनों के बीच लिखे हैं अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें लिखा है धातु चमकीली होती है
और अधातु चमकहीन होती है। ये तन्य तथा आघातवर्धनीय होती है, ये भंगुर होती है। यानी धातु से तार बनाया जा सकता है लेकिन अधातु से नहीं। ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है और अधातु ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। ठोस अवस्था में अपवाद को छोड़कर, ठोस अवस्था में होती है अपवाद जो है धातु, जैसे पारा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए अपवाद को छोड़कर जो सारी धातुएं होती हैं वो होती है ठोस अवस्था में। ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है अधातु। उच्च गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक सामान्यतः कम होते हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सामान्यतः अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। प्राय इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती है और अधातु प्राय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर से। कार्बन में श्रृंखलन और चतुसंयोजकता के कारण वह बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बनाता है? आंसर, कार्बन में श्रृंखलन और चतुसंयोजकता के कारण वह बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। इसे निम्न प्रकार समझते हैं। चतुसंयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। इसका अर्थ है कि कार्बन अपने चारों संयोजक इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके 4 सह संयोजक बंध बना सकता है। सेकंड, श्रृंखलन, कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय यानी रिंग बना सकते हैं। कार्बन की स्वयं से जुड़ने की इस क्षमता को कहते हैं श्रृंखलन। यहां ये भी श्रृंखलन ही था। थर्ड, एकल, द्वि या त्रिबंध बनाना। कार्बन के साथ एकल, द्वि या त्रिबंध बना सकता है जिससे विभिन्न संरचनाएं बनती है। एकल बंध ऐसा होता है, एक सेकेंड अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एकल बंध ऐसा होता है और द्वि ऐसा और त्रि ऐसा। ओके, फोर्थ, परिणाम। इन्हीं कारणों से कार्बन बहुत बड़ी संख्या में स्थिर यौगिक बनाता है। जैविक रसायन की विविधता संभव होती है। यहाँ उदाहरण में दिए हैं, सीधी श्रृंखला वो ऐसी होती है, शाखित श्रृंखला ऐसी होती है और वलय यानी रिंग की श्रृंखला ऐसी होती है। अब देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। मानव पाचन तंत्र में भोजन के पाचन की प्रक्रिया समझाइए। ये है जीवन प्रक्रिया अध्याय से है ये वाला क्वेश्चन। आंसर देख लेते हैं। मानव पाचन तंत्र में भोजन का पाचन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार से तोड़कर शरीर द्वारा अवशोषित योग्य बनाया जाता है। और हाँ, बोर्ड के पेपर में ये जो हमारा डायग्राम है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बोर्ड के एग्जाम में आ भी आता है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और अब पढ़ लेते हैं पाचन की प्रक्रिया, चरणबद्ध व्याख्या। पहला, मुख यानी माउथ यहाँ पे भोजन को दांतों से चबाया जाता है तथा लार मिलती है जिसमें एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलना शुरू करता है। सेकंड, ग्रसनी एवं अन्नली। जीभ द्वारा भोजन को ग्रसनी में धकेला जाता है। अन्नली की पेशियां तरंगनुमा गतियों द्वारा भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। आप साथ साथ इस डायग्राम को भी देखते रहो। थर्ड है अमाशय यानी स्टोमच। यहां भोजन समा जाता है और गैस्ट्रिक रस मिलता है जिसमें HCl तथा पेप्सिन एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं और भोजन को अर्धद्रव में बदल देते हैं। छोटी आंत, अमाशय से अर्धद्रव भोजन छोटी आंत में आता है। यहाँ पित्तरस यानी लीवर में अग्नाशय रस मिलते हैं। एमाइलेज, ट्रिप्सन, लाइपेज आदि एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन पूरा करते हैं। फिफ्थ, अवशोषण।
छोटी आंत की भीतरी सतह पर उपस्थित असंख्यक उंगली जैसी संरचनाएं विली पचे हुए पोषक तत्वों को रक्त में अवशोषित कर लेती है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, बड़ी आंत। यहाँ जल का अवशोषण होता है तथा शेष अपचित पदार्थ मल के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाते हैं और गुदा द्वारा बाहर निकल जाते हैं। सो ये है हमारा वो इम्पोर्टेंट डायग्राम। हमने इसी के बारे में अभी ये जो हमने सब पढ़ा था ये इसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आप इसकी डायग्राम बनाना भी सीख लो और सबसे इम्पोर्टेंट इसके नाम भी याद रखना। अब आते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे। मानव तंत्रिका तंत्र में प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होती है? ये कौन से चैप्टर में है? नियंत्रण एवं समन्वय। किसी उत्तेजना के कारण होने वाली तीव्र अनैच्छिक एवं स्वतः होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया होती है कहते हैं। यह मेरुरज्जु के माध्यम से पूर्ण होती है। अब पढ़ लेते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की प्रक्रिया। उत्तेजना किसी बाह्य वस्तु जैसे गर्म वस्तु, कोटा आदि से शरीर के किसी भाग में उत्तेजना उत्पन्न होती है। मेरुरज्जु कैसे काम करती है? अगर मान लो हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु पर लग जाता है तो हमारा हाथ तुरंत उससे हट जाता है, ठीक है। और सेकंड है संवेदी तंत्रिका। उत्तेजना से संवेदी तंत्रिका आवेग उत्पन्न करती है और यह आवेग मेरुरज्जु तक पहुंचता है। और जैसे मान लो हमारा हाथ हट जाता है तो ये होता है सेकंडों का काम, सेकंडों से भी कम। मेरुरज्जु इस आवेग को संसाधित करती है और तुरंत मोटर तंत्रिका को संदेश भेजती है। इसमें मस्तिष्क की भागीदारी नहीं होती। मोटर तंत्रिका के माध्यम से यह संदेश कार्यकारी अंग मांसपेशी तक पहुंचता है। देखो प्रोसेस बहुत बड़ा होता है लेकिन इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, न के बराबर समय लगता है। और 5th है प्रभावक अंग। मांसपेशी तुरंत संकुचित होती है और प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया शरीर उस उत्तेजना के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे हाथ खींच लेना। जैसे अगर किसी गर्म वस्तु पर हमारा हाथ लगता है तो हम तुरंत हाथ खींच लेते हैं। तो हाथ क्यों खींचते हैं? ये जो हमने पढ़ा है अभी इन्हीं के वजह से। देखो यहाँ पे प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्शन आर्क ये सब बना है, इससे आप समझ सकते हो। आप देख लेते हैं इसका महत्व। यह क्रिया बहुत तेज होती है, यह हमारे शरीर को हानि से बचाती है, यह अनैच्छिक होती है अर्थात हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। अब देख लेते हैं 7th क्वेश्चन, मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझाइए। ये कौन से अध्याय से है? जनन। आंसर, मानव में जनन लैंगिक जनन होता है जिसमें नर और मादा दोनों के जनन तंत्र कार्य करते हैं। इसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है। फर्स्ट है शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण। पुरुष के वृषण में शुक्राणु बनते हैं तथा स्त्री के अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। यह प्रक्रिया हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होती है। सेकंड, निषेचन। संभोग के दौरान लाखों शुक्राणु स्त्री के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिनमें से एक शुक्राणु अंडाणु से निषेचन अंडाणु या युग्मनज बनाता है। यह निषेचन सामान्यतः फैलोपियन नली में होता है। थर्ड, भ्रूण का निर्माण एवं विकास। युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनाता है और गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाता है, जहां उसे पोषण और सुरक्षा मिलती है। फोर्थ, गर्भावस्था एवं प्रसव। लगभग 9 माह यानी 280 दिन तक भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। समय पूरा होने पर शिशु का जन्म होता है। यहाँ आप साइड में ये डायग्राम देख सकते हो मानव जनन की रूपरेखा का। ये है पुरुष का वृषण, स्त्री का अंडाशय और ये निषेचन होता है। उसके बाद भ्रूण का निर्माण और विकास होता है। युग्मनज बनते हैं, पहले युग्मनज बनते हैं, उसके बाद भ्रूण का निर्माण एवं विकास होता है, उसके बाद गर्भ व्यवस्था एवं प्रसव होता है, उसके बाद होता है शिशु यानी बेबी। अब कर लेते हैं 8th क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष समझिए। अध्याय ये है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अनेक प्रयोग किए और आनुवंशिकता के नियम बताए। उनके प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।
पहला टॉपिक है लक्षण इकाइयों में वंशागत होते हैं। हर लक्षण के लिए दो कारक यानी जीन होते हैं जो दो जोड़े पेयर में पाए जाते हैं, एक माता से तथा दूसरा पिता से प्राप्त होता है। सेकंड, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण का नियम, इसको प्रभाविकता का नियम भी बोला जाता है। जब दो भिन्न लक्षण मिलते हैं तो प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को दबा देता है। वियोग का नियम, युग्मक बनने के समय जीन का जोड़ा अलग अलग हो जाता है, अर्थात प्रत्येक युग्मक में केवल एक जीन जाता है। फोर्थ, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, भिन्न भिन्न लक्षणों के जीन युग्मक बनते समय स्वतंत्र रूप से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के वितरण को प्रभावित नहीं करते। फिफ्थ है लैंगिक जनों में दोनों अभिभावकों से अनुवांशिक पदार्थ प्राप्त होता है, इसलिए संतानों में विविधताएं उत्पन्न होती हैं। ये है मेंडल का मोनोहाइब्रिड कोर्स, पीपीडी, टीटी और टीटी मोनो। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, मानव नेत्र की संरचना एवं कार्य प्रणाली समझाइए। ये कौन से चैप्टर से है? ये है प्रकाश परावर्तन एवं अपरावर्तन। आंसर, मानव नेत्र एक जटिल प्रकाशीय यंत्र है जो हमें वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में सहायक करता है। यहाँ दी है हमें मानव नेत्र की संरचना। कॉर्निया, नेत्र का पारदर्शक अग्रभाग जो प्रकाश को अपरिवर्तित करता है। परितारिका, रंगत भाग जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली, गोल छिद्र जिससे प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। नेत्र लेंस, पारदर्शक लेंस जो प्रकाश को फोकस करने में सहायता करता है। सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस की वक्रता को बदलती है। समायोजन, रेटिना, नेत्र का भीतरी भाग जहां वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि तंत्रिका, रेटिना से संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यह है मानव नेत्र का चित्र जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिए। और ये बोर्ड के एग्जाम में आता ही है, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कॉर्निया यहाँ है, परितारिका यहाँ है, पुतली यहाँ है, नेत्र लेंस ये रहा, सिलियरी भी यहीं है, रेटिना ये है और दृष्टि तंत्रिका ये है। अब पढ़ लेते हैं मानव नेत्र की कार्य प्रणाली। प्रकाश कॉर्निया से होकर नेत्र के अंदर प्रवेश करता है और पुतली से गुजरता है। नेत्र लेंस प्रकाश को अपरिवर्तित करके रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि तंत्रिका इस सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और हमें वस्तु दिखाई देती है। अब देख लेते हैं 10th यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा में क्या संबंध है समझाइए। ये कौन से चैप्टर से है? विद्युत। आंसर, विद्युत शक्ति विद्युत ऊर्जा के उपयोग की दर है। विद्युत शक्ति को हम P से लिखते हैं, यानी P = W/T = V1, जहाँ P विद्युत की शक्ति और W प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा और T जो टाइम और V विभवांतर यानी वोल्ट और I धारा। अन्य रूप, P = I²R, जहाँ R प्रतिरोध, P = V²/R बिंदु रूप में संबंध, जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक ऊर्जा कम समय में प्रयुक्त होगी। यदि शक्ति स्थिर है तो ऊर्जा समय अनुपात में होगी। ये फॉर्मूला W = P/T, जहाँ W वाट और P पावर और T टाइम है। अब देख लेते हैं विद्युत ऊर्जा की इकाई, किलोवाट। 1 किलोवाट शक्ति का 1 घंटे तक उपयोग। 1 किलोवाट = 3.6 × 10⁶। उदाहरण, यदि 100 वोल्ट का बल्ब 5 घंटे तक जलता है तो प्रयुक्त ऊर्जा होगी। और ये उदाहरण ही नहीं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है कि यदि 100 वोल्ट का बल्ब 5 घंटे तक जलता है तो प्रयुक्त ऊर्जा क्या होगी। ये बहुत इजी है और ये इसको सोल्व करेंगे। W = P/T,
जहाँ ये W यानी ये वाट, ये है 100, और P यानी पावर ये है, और टाइम, सो ये लास्ट में आंसर आएगा 1.8 इंटू 10⁶। सो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। और आई होप आपको ये वीडियो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि मैंने इसमें सारे जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो सब थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े क्वेश्चन थे, यानी 5-5 नंबर के। मैंने डायग्राम्स भी इसी में बता दिए हैं, इसी वीडियो में कौन कौन से आएंगे, और आपको डायग्राम के नाम भी अच्छे से याद रखने हैं। तो आज के लिए बाय बाय। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि वो भी पढ़ लें। और इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय।